हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 4 एजेंडे पर लगी मुहर, बदल गई बजट सत्र की तारीख। बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद एनडीए की सरकार फिर एक बार बनी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। सोमवार को एनडीए की नई सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक की गई है। सदन की कार्रवाई बुलाए जाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है और कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी है। सदन की कार्रवाई को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है। वहीं बजट सत्र शुरू होने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 5 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी है। संसदीय कार्य से 2 और विधि विभाग के 2 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट खत्म होने के बाद बीजेपी के 3 मंत्री एक ही गाड़ी से रवाना हुए। गाड़ी की पिछली सीट पर प्रेम कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे थे। गया में सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समय हुए सड़क हादसे में पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। उन्हें इलाज के लिए गया नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। मृतक युवक की पहचान मोहनपुर थाना क्षेत्र के मानीचंद गाँव के रहने वाले 25 वर्षीय सदेगन कुमार के रूप में हुई है। मामले की सूचना मिलने पर फतेहपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। इसके बाद सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक युवक शत्रुघ्न वर्ष 2020 में सुषमा के साथ शादी हुई थी। इन दोनों के एक 8 माह की बच्ची भी है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि शत्रुघ्न अपनी पत्नी सुषमा के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें शत्रुघ्न कुमार की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार फरार हो गया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बीपीएससी में नौकरी के नाम पर दरोगा के बेटे से 40 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया। बीपीएससी में नियुक्ति के नाम पर एक महिला दरोगा के बेटे से 40 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप चिकित्सक दंपति पर लगा है। सोनू ने बताया कि डॉक्टर के पिता ब्रज किशोर प्रसाद से उसके परिवार का पुराना संबंध है। बातचीत के दौरान ही ब्रज किशोर सोनू की मां आशा सिंह ने उसे बीपीएससी 68वीं में पास करवा देने की बात कही थी और उन्होंने कहा कि उनके बेटे डॉक्टर धर्मेंद्र की वहाँ अच्छी पकड़ है। उसके बाद सोनू व उसके परिवार के सदस्य उनके झांसे में आ गए। 10 मई 2023 को जब रिजल्ट आया तो उसमें सोनू का नाम ही नहीं था। डॉक्टर ने बगैर पैसे के रिजल्ट में नाम नहीं आने की बात कही थी। बीपीएससी 69वीं में उन्हें पास करवाने की गारंटी ली। सोनू ने 40 लाख रुपए तत्काल देने को कहा। इसके बाद 23 अगस्त 2023 को पीड़ित ने डॉक्टर के जगनपुर स्थित पर घर में जाकर 40 लाख रुपए दिए। उसी वर्ष 30 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, लेकिन रिजल्ट में सोनू का नाम नहीं आया था। वो समझ गया कि उसे झांसा दिया जा रहा है। उसने डॉक्टर से रुपए की मांग की तो उन्होंने 25 लाख का एक चेक दिया। चेक जमा करने पर पता चला कि उस पर जाली का हस्ताक्षर है। फिर पीड़ित ने जगनपुर थाने में 21 जनवरी को केस दर्ज करवाया। वहीं दूसरी ओर जगनपुर के प्रभारी थानेदार अजित कुमार टिंकू ने बताया कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। अब प्रत्येक वर्ष नियुक्तियां करेगा रेलवे प्रक्रिया को व्यवस्थित और नियमित करने की तैयारी। रेलवे रोजगार देने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और नियमित व्यवहारिक करने जा रहा है। रेलवे में नौकरी के लिए युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी हाल ही में करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। इसके बाद तुरंत नई नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। वार्षिक आधार पर प्रारंभ होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में कई श्रेणी के पद शामिल होंगे। फिलहाल रेलवे की ओर से लोको पायलट के 5696 पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। इन पदों के आवेदकों के लिए 10वीं पास के साथ ITI की योग्यता अनिवार्य है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि हर वर्ष सैकड़ों नई ट्रेनों की शुरुआत, आधारभूत संरचना में विस्तार के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए रेलवे में पहले की तुलना में नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। रिक्तियां वार्षिक आधार पर निकाली जाएगी। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। किशनगंज में राहुल गांधी ने उठाया ओबीसी का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश किया है। किशनगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी RSS पर निशाना साधा है, लेकिन नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले। हालांकि राहुल गांधी ने ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है और उसके खिलाफ एक नई विचारधारा खड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कहा, देश में RSS और बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच लड़ाई हो रही है। हम जानते हैं कि यह मोहब्बत का देश है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के बाद राहुल गांधी की यह पहली बिहार यात्रा है। राजद से 14 दिन तक नहीं छूटेगा सरकार का पिंड। जाने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार क्या करेगी। बिहार में कल सुबह 11 बजे तक सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अभी भी प्रभावी है। अगले 14 दिनों तक बनी सरकार का राजद से पिंड नहीं छूटेगा। मौजूदा विपक्ष के 114 के मुकाबले सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक है, इसलिए बहुमत साबित करने की चुनौती नहीं मिली, वरना ये 14 दिन और ज्यादा परेशानी भरे होते। इसी तकनीकी परेशानी को देखते हुए रविवार को नई सरकार गठन के बाद कैबिनेट की बैठक नहीं कर आज इम्तिहान से इसकी तैयारी की गई है। इस बैठक में 14 दिनों तक राजद से पिंड छुड़ाए रखने की नीति पर मुहर लगेगी। राज्य की नई सरकार सोमवार को कैबिनेट बैठक कर रही है। इस बैठक में 14 दिनों का प्रभाव साफ दिखेगा। सरकार अवध बिहारी चौधरी के कुर्सी पर रहते हुए विधानसभा में बजट सत्र नहीं चाहती है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन अब कैबिनेट इसे सोमवार 12 फरवरी से रखेगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर 12 से 13 फरवरी से बजट सत्र रखने के निर्णय पर मुहर लगेगी। इसके अलावा नई कैबिनेट में क्या फैसले होते ये देखने वाला होगा। नीतीश ने 9वीं बार ली बिहार के सीएम पद की शपथ। 28 साल में तीसरी बार थमा भाजपा का दमन।
बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें एक बार फिर सही साबित हुई है। नीतीश कुमार ने रविवार सुबह वही किया जिसका पिछले दिनों से अंदाजा लगाया जा रहा था। रविवार सुबह उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र अलंकर को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि वे महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर चुका है। इसके बाद शाम होते होते उन्होंने 9वीं बार भाजपा के समर्थन से सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भाजपा के समर्थन का पत्र सौंप दिया है। राज्यपाल ने समर्थन पत्र स्वीकार कर लिया। इसके बाद साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के समर्थन में सरकार बनाएंगे। विधानसभा में भाजपा के 78, जदयू के 45 और हम के 4 विधायक हैं। 243 सदस्य विधानसभा में 3 दलों को मिलकर यह आंकड़ा 127 होता है, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से 5 ज्यादा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की नई सरकार 2 डिप्टी सीएम और 6 कैबिनेट मंत्री जाने किस समुदाय से आते हैं ये नेता। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देकर एक बार फिर से एनडीए के साथ बिहार में नई सरकार बना ली है। इस सरकार में 2 डिप्टी सीएम बने हैं। भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और डॉक्टर प्रेम कुमार सरवन कुमार ने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। सम्राट चौधरी ने नई सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। वह भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधान परिषद के सदस्य है। इसके अलावा वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है। बता दें कि सम्राट चौधरी दिग्गज नेता सुकुनी चौधरी के पुत्र भी है। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। विजय सिन्हा ने बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। वह लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक है। विजय सिन्हा पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक विजय सिन्हा बिहार समुदाय से आते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जदयू विधायक है और जदयू के दिग्गज नेता माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक विजेंद्र प्रसाद यादव समुदाय से आते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से भाजपा विधायक है। राजभवन में नीतीश कुमार के साथ प्रेम कुमार ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। इन 6 नेताओं का खत्म हो रहा कार्यकाल। राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। 27 फरवरी को इन सीटों के लिए मतदान होंगे। सोमवार को चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। बिहार से भाजपा के सुशील मोदी, जदयू के अनिल प्रसाद हेगड़े, वो राजद के नेता मनोज झा और करीम शाह और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का सीट 2 अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाला है। 28 फरवरी से नामांकन दाखिल होगा, जबकि 27 फरवरी को मतदान होना है। भीषण ठंड से राहत नहीं, इन जिलों में शीतलहर का कहा जाने कब बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा शीत दिवस के आसार भी जताए हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं रविवार को राज्य के 7 जिले शीतलहर और शीत दिवस की चपेट में रहे। पटना, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, भागलपुर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि राजधानी सहित सूबे के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। कई शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर, जबकि 24.5 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ औरंगाबाद सबसे गर्म रहा। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में लोगों को न सिर्फ दिन में ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि न्यूनतम पारा भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के प्रवाही होने के चलते मौसम में यह बदलाव आएगा। कड़ाके की ठंड ने बढ़ा दिया बिजली का बिल, जाने 1.5 लाख लोगों पर क्यों लगा जुर्माना। 1 महीने से लगातार ठंड ने बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ा दिया है। लोड से अधिक बिजली की खपत के कारण ऐसा हुआ है। ठंड में उपभोक्ताओं ने हीटर, ब्लोअर, गीजर का इस्तेमाल किया है। उपभोक्ताओं ने यह नहीं देखा कि कितने किलोवाट का स्वीकृत लोड है और कितनी बिजली खपत हो रही है। पेशु के अनुसार इस महीने शहर के करीबन 1.5 लाख उपभोक्ताओं ने स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत की है, जिसके कारण इन्हें 2 गुना जुर्माना लगा है। इससे उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ भी बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता रिचार्ज करते परेशान हो गए हैं। हर महीने 500 से 1000 का रिचार्ज करने वाले को इस शुरुआती ठंड बढ़ते ही हर 2 से 4 दिनों पर 500 रुपए का रिचार्ज करना पड़ गया। यह भी स्वीकृत लोड से अधिक बिजली की खपत करने लगे। 40 की जगह 80 रुपए किलोवाट का जुर्माना लगाया गया है। अगर मेरे पापा को खरोच आए तो ईडी दफ्तर में लालू यादव के साथ ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी ने दे दी चेतावनी। बिहार में सियासी उलटफेर के जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ईडी के द्वारा दिए गए समन के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव सोमवार को पटना स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंची है, जबकि राजद के समर्थकों का हुजूम भी इस दौरान उनके लिए ईडी कार्यालय के सामने जमा रहा। वहीं मीसा भारती या लालू यादव के किसी अन्य सहयोगी को दफ्तर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसे लेकर लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। लालू यादव के सेहत की चिंता करते हुए उनकी बेटी रोहिणी ने चेतावनी तक दी है।